गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 8th चैप्टर संज्ञा विकार के अंतर्गत लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग, वचन और कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है। इन तत्वों को ही विकारक तत्व कहते हैं। विकारक तत्व अथवा अर्थात विकार, परिवर्तन उत्पन्न करने वाले तत्व। ये 3 प्रकार के होते हैं: लिंग, वचन और कारक। तो आइए देखते हैं कि संज्ञा में किस प्रकार से लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। फर्स्ट उदाहरण दिया है इसमें लिंग परिवर्तन का। लड़की खेल रही है, लड़का खेल रहा है। तो इसमें लड़की संज्ञा है और स्त्रीलिंग शब्द है। उसी तरह लड़का भी संज्ञा है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो लड़की खेल रही है, तो संज्ञा के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। लड़का खेल रहा है, संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। तो इस प्रकार संज्ञा विकारी शब्द है, इसमें लिंग के कारण परिवर्तन होता है। उसी तरह मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। तो पुस्तक और पुस्तकें ये भी संज्ञा शब्द है और इसमें भी वचन के कारण परिवर्तन हुआ है। पुस्तक एक वचन है और पुस्तकें बहुवचन शब्द है। वह खाना खाता है, उसने खाना खाया। तो वह खाना खाता है, वह खाने को खाता है, इसमें कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। उसने खाना खाया, इसमें कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। तो इस कारण भी संज्ञा में परिवर्तन होता है। इसमें है सबसे पहले लिंग। तो शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। इसमें उदाहरण दिए गए हैं: अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, बालक सो रहा है, बालिका सो रही है। तो इन वाक्यों में अध्यापक, अध्यापिका, धोबी, धोबिन, बालक, बालिका में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो लिंग के कारण ही हो रहा है। तो इसलिए संज्ञा एक विकारी शब्द है और इसमें लिंग के कारण परिवर्तन होता है, क्योंकि अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, धोबी और धोबिन सभी शब्द संज्ञा हैं। नेक्स्ट लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फर्स्ट पुल्लिंग, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। इसके उदाहरण हैं अध्यापक, डॉक्टर, बालक, मुर्गा, राजा इत्यादि। सेकंड स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे अध्यापिका, बालिका, मुर्गी, रानी इत्यादि। हिंदी में सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे वृक्षों के नाम पीपल, अनार, आम। धातुओं के नाम सोना, लोहा, पीतल, तांबा। अनाजों के नाम धान, चना, मक्का, गेहूँ। महीनों के नाम मार्च, अप्रैल, मई, जून। देशों के नाम भारत, रूस, अमेरिका। ग्रहों के नाम सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल। उसी तरह पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार। और समय के नाम घंटा, मिनट, सेकंड, पल। तो ये सभी हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। इनमें कुछ महीनों के नाम भी हैं, कुछ धातुओं के, ग्रहों के, अनाजों के और वृक्षों के नाम, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये सभी इन सभी महीनों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। चांदी, धातुओं में चांदी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। ग्रहों में पृथ्वी, अनाजों में जौ, मूंग, ज्वार। और वृक्षों में लीची और इमली। ये सभी स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। और जैसे नदियों के नाम, तिथियों के नाम, भाषाओं के नाम और इकारांत शब्द। इकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होता है, जैसे बेटी, रोटी, मकड़ी, ककड़ी इत्यादि। कुछ प्रत्यांत शब्द भी हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे इसमें उदाहरण दिए हैं या, आहट, ता, आई, आवट आदि।
जैसे ईया से बुराई, इसमें आई प्रत्यय है। बुढ़िया, बुढ़िया में ईया प्रत्यय है। घबराहट में आहट प्रत्यय है। बनावट में आवट प्रत्यय है। तो ये सभी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। अब लिंग परिवर्तन, जैसे अध्यापक से अध्यापिका, तो अध्यापक में इका प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बना अध्यापिका। उसी तरह सेवक में इका प्रत्यय लगाकर सेविका शब्द बना। चाचा में ई प्रत्यय लगाकर चाची, और गायक में इका प्रत्यय लगाकर शब्द बना गायिका। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे पिता माता, राजा रानी, धनवान धनवती। तो धनवान में वती प्रत्यय लगाने से धनवती स्त्रीलिंग शब्द बनता है। कुछ शब्द जैसे शिष्य शिष्या, इनमें आ प्रत्यय लगा है। छात्र छात्रा, बेटा बेटी, इसमें ई प्रत्यय लगा है। बेटा शब्द में ई प्रत्यय लगाने से बेटी स्त्रीलिंग शब्द बनता है। उसी तरह लड़का में ई प्रत्यय लगाकर लड़की स्त्रीलिंग शब्द बना। तो इस पाठ में आपने सीखा कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा शब्दों में लिंग के कारण परिवर्तन होता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, लिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे याद रखने योग्य बिंदु में फर्स्ट पॉइंट, शब्द के जिस रूप से स्त्री अथवा पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, लिंग के कितने भेद होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसका आंसर है इसी में थर्ड पॉइंट, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का उदाहरण है लड़का और स्त्रीलिंग का उदाहरण है लड़की। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। इसमें जो शब्द पुल्लिंग है आपको उन्हें स्त्रीलिंग में बदलना है, और जो शब्द स्त्रीलिंग है उन्हें आपको पुल्लिंग में बदलना है। सबसे पहले है बालक, इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा बालिका। उसी तरह सेवक का सेविका, पुत्र पुत्री, पुरुष स्त्री, रानी राजा, राजा रानी, लड़का लड़की, बैल गाय। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों का लिंग बताइए। इसमें जो भी शब्द रंगीन है आपको उनका लिंग बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फर्स्ट सेंटेंस है, लड़का नाच रहा है, तो इसमें लड़का शब्द पुल्लिंग है। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, इसमें अध्यापिका शब्द स्त्रीलिंग है। धोबिन कपड़े धो रही है, इसमें धोबिन स्त्रीलिंग शब्द है। नाई बाल काटता है, इसमें नाई पुल्लिंग शब्द है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, इसमें भारत पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट, 5 पुल्लिंग और 5 स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। इसमें पुल्लिंग शब्द हैं लड़का युवक, पिता नर, गायक। स्त्रीलिंग शब्द हैं लड़की युवती, माता नारी और गायिका। नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, लिंग के दो भेद होते हैं। सेकंड, शब्द का वह रूप जो स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। नदी स्त्रीलिंग शब्द है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है शब्द भंडार। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में
शब्द भंडार पूरा चैप्टर आएगा। तो इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को तैयार करेंगे। इसमें आपके पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द सभी आएंगे। सबसे पहले है इसमें पर्यायवाची शब्द। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये समानार्थ बताने वाले वे शब्द जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा के पर्यायवाची हैं भूप, भूपति, नृप, नरेश आदि। नेक्स्ट है पानी। पानी इनके पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, वारी, सलिल। उसी तरह हवा के पर्यायवाची शब्द हैं वायु, समीर, पवन, अनिल। तो ये सभी समानार्थी शब्द हैं। ये एक शब्द के एक से अधिक समान अर्थ बता रहे हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उदय का अस्त, आज का कल, घृणा का प्रेम। उसी तरह जीवित का मृत, अनुराग, विराग। विलोम शब्दों में एक याद रखने वाली बात यह होती है कि हमेशा तत्सम शब्द का विलोम तत्सम होता है और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द होता है। जैसे जीवित का मृत, जीना, मरना। उसी तरह दिवस का रात्रि और दिन का रात। नेक्स्ट है इसमें अनेकार्थी शब्द। तो हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों के एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे गति के अनेकार्थी शब्द हैं चाल, मोक्ष, हालत। उसी तरह अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं धन, प्रयोजन, मतलब, हेतु। कनक के अनेकार्थी शब्द हैं सोना, धतूरा, गेहूं। और पानी के अनेकार्थी शब्द हैं जल, धार, चमक और लज्जा। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो भाषा को संक्षिप्त करने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारी भाषा सुनने में और बोलने में अधिक अच्छी लगती है। तो जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित। नेक्स्ट, एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका एक सा अर्थ प्रतीत होता है लेकिन उनके अर्थ में कुछ भिन्नता होती है। जैसे अच्छाई और भलाई। तो अच्छाई का अर्थ है श्रेष्ठता और भलाई का अर्थ है परोपकार। दोनों सुनने में ऐसे लगते हैं कि जैसे एक से हैं लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है। जैसे पूजा और अर्चना। तो पूजा का अर्थ है भक्तिपूर्ण आराधना और अर्चना का अर्थ है धूप, दीप आदि से पूजा करना। समरूप भिन्नार्थक शब्द। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिखने में वर्तनी का अंतर होता है परंतु सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं, जिनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है क्योंकि ये शब्द सुनने में समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं। जैसे उपकार, अपकार। उपकार का अर्थ है भलाई और अपकार का अर्थ है बुराई। उसी तरह देव और दैव। देव का अर्थ है देवता और दैव का अर्थ है भाग्य या किस्मत। उसी तरह गृह और ग्रह। गृह घर को कहते हैं और ग्रह नक्षत्रों को कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ प्रसिद्ध उपमाएं। तो हिंदी भाषा में पशु पक्षियों, जड़ वस्तुओं तथा कुछ महान व्यक्तियों के संबंध में बहुत सी उपमाएं प्रचलित हैं। जैसे हनुमान जैसा सेवक, श्रवण जैसा मातृ पितृभक्त, श्री राम जैसा आज्ञाकारी, चाणक्य जैसा कूटनीतिज्ञ। उसी तरह शेर जैसा साहसी, लोमड़ी जैसा चालाक। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वाक्य या वाक्यांश अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से वाक्य प्रभावशाली बनते हैं। इसमें उदाहरण दिए गए हैं आँखों का तारा, इसका अर्थ है बहुत प्यारा। तो जैसे श्री राम राजा दशरथ की आँखों के तारे थे।
अक्ल का दुश्मन, इसका अर्थ है मूर्ख होना। उसी तरह अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ है अपना मतलब निकालना। तो ये अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, लोकोक्तियाँ। जीवन में प्रचलित कहावतों को ही लोकोक्तियाँ कहा जाता है। इसका अर्थ है लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या बातें। तो लोकोक्तियाँ भाषा का श्रृंगार हैं। तो इसमें नीचे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे जान हथेली पर लेना, प्राणों का भय त्यागना। इसी तरह जल में खड़ी प्यासी मरे वस्तु होते हुए भी दुख झेलना। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आपके सिलेबस में पत्र लेखन और निबंध लेखन भी दिए गए हैं, लेकिन आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स क्योंकि ऑनलाइन होंगे तो इसलिए आपके पत्र लेखन और निबंध लेखन ये दोनों आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। तो फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि पत्र लेखन क्या होता है। पत्र लेखन जब प्राचीन समय में लोगों के पास टेलीफोन और मोबाइल्स की सुविधा नहीं थी, तो उस समय लोग अपने रिश्तेदारों या अपने मित्रों की कुशलता के बारे में पत्र के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते थे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी कामकाज के लिए लिखे जाते हैं या विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए या छात्रवृत्ति के लिए लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय आपको ध्यान रखना होता है कि उसमें आप विषय भी लिखते हैं। नेक्स्ट है आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जिन्हें आप अपने रिश्तेदारों या अपने सगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं। इसमें विषय नहीं लिखा जाता, इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। तो आपके सिलेबस में सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ पत्र दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। नेक्स्ट निबंध लेखन है। निबंध लेखन में आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निबंध आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ये 3 निबंध भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके एग्ज़ाम से संबंधित एक जानकारी, जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे तो उस समय आप ध्यान रखेंगे कि जब एक प्रश्न के एक से अधिक खंड दिए गए हैं तो आप उन खंडों को एक ही लाइन में उनके आंसर्स लिखें। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। इसमें आपको नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, डर, ज्ञान और दोष। तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आप एक ही लाइन में इसके उत्तर लिखेंगे। कै, खे, गे डालकर आप उसके उत्तर लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं, उनके क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम पेज पर आप अपने सभी आंसर्स लिखें और उन्हें साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखें। और जितने भी पेपर्स आप प्रयोग करते हैं तो उन सभी पेपर्स पर आप अपना नाम और कक्षा और सेक्शन लिखें। तो आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से अपना एग्ज़ाम देना है। थैंक यू।